हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। पिछली कक्षाओं में हमने 3 चैप्टर पूरा कर लिया, जिनमें से पहला भोजन कहाँ से आते हैं, इनमें हम भोजन के विविधता के बारे में जाने, और दूसरा है भोजन के घटक। इनमें भी भोजन के विभिन्न घटकों, विभिन्न विविधताओं के बारे में जानने की कोशिश की। उसके बाद हमने तीसरे अध्याय में तंतु से वस्त्र तक, इनमें हम वस्त्रों की विविधता के बारे में जाना। और आज चौथे चैप्टर की ओर चलते हैं, जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। इसमें भी वस्तुओं के विविधता के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं जैसे कुर्सी, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर, अन्य बहुत सारे, जैसे पहाड़ भी ले सकते हैं, कुछ भी। ये सब हमारे चारों तरफ एक प्राकृतिक वस्तुएं हैं, हमारे चारों ओर की वस्तुएं। जिस प्रकार हम प्रतिदिन देखते हैं कि हमारे चारों ओर कई प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है, जैसे कि हमारे घर में कुर्सी, टेबल, मेज, खाना पकाने के बर्तन, स्टोव, बच्चों को खेलने के लिए खिलौने, और बहुत सारे, जैसे कि यातायात करने के लिए बैलगाड़ी और साइकिलें। ये विभिन्न प्रकार की वस्तुएं विभिन्न आकृति और विभिन्न रंगों में पाई जाती है, और इन वस्तुओं का उपयोग उन्हीं चीज़ों में किया जाता है जिनके लिए वो बनाए जाते हैं। जिस प्रकार बैलगाड़ी और साइकिल यातायात के लिए, खिलौने बच्चों को खेलने के लिए, और घर के सामान घर के उपयोग करने के लिए बनाई जाती है। इसी प्रकार हर वस्तुओं की अपनी एक खासियत होती है, जिससे हम उनको उचित समय पे उचित प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए कि हम प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को एक समूह बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो बाल्टियों, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप तथा इन प्रकार की बहुत सारी वस्तुओं का समूह के स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमें वस्तुओं के समूह के उनकी आकृति तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं उन्हीं के आधार पर बांट सकते हैं। जैसे कि आपको है कि बहुत सारे समूह हैं, बहुत सारे आकृति हैं, और बहुत सारे पदार्थ से बने हुए हैं, ठीक है। तो उन्हें आप अलग अलग आधार पर बांट सकते हैं। हमारे चारों ओर वस्तुएं एक या अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी है, जैसे कि कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कांच, पंख तथा मृदा से बनी हुई होती है। मान लीजिए हम जिस जगह रहते हैं वहाँ पर अनेकों प्रकार के पदार्थ की बनी हुई वस्तुएं पाई जाती हैं, जैसे कि बाल्टी, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप। अनेक प्रकार के वस्तुएं अनेक धातुओं से बनी होती है, जैसे कि कुछ पदार्थ कांच के होते हैं, कुछ धातुएं के होते हैं, कुछ प्लास्टिक और कुछ लकड़ी के होते हैं, और कागज और पंख और मृदा के भी होते हैं। तो इन सब को एक अलग अलग अपने पार्ट्स में जगह पर रखें और उन्हें देखें कि ये वस्तुएं किस चीज़ से बनी हुई है। तो आइए क्रियाकलाप हम देखते हैं। चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, ये सब हमारे सामान्यतः स्कूल में मिल जाते हैं। इन सब को आप अलग अलग कर देखें कि ये किस चीज़ से बने हुए हैं, मेटल से बने हुए हैं या नॉन मेटल से बने हुए हैं, ठीक है। जैसे माचिस की डिबिया, नमक एवं आलू। वस्तुओं को एक सूची भी बना सकते हैं, जिसके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, ब्रिज, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें, ठीक है। ये सब हम स्कूल में नहीं ला सकते, अतः इसके बारे में आप सिर्फ सोच सकते हैं। चलिए देखते हैं सारणी 4.1 में जिन जिन वस्तुओं से बनी हुई है उनके बारे में हम देखते हैं। जैसे है प्लेट, यानी जिसे हम थाली भी बोलते हैं, ये किन किन पदार्थों से बनी होती है। जैसे इस्पात से भी प्लेट्स बनते हैं, कांच से भी प्लेट्स बनते हैं, और प्लास्टिक से भी बनते हैं। ज़्यादातर हमारे घरों में जो प्लेट्सें होती है वो स्टील की बनी हुई होती है। अगर जो हम पेन लिखते हैं वो खासकर प्लास्टिक और धातु से बने होते हैं। उसी तरह कुर्सी, टेबल अधिकतर हमें प्लास्टिक और लकड़ियों की बनी होती है। जो हम गर्मियों के दिनों में पंखा चलाते हैं वो धातुओं से बने होते हैं। उसी तरह 4.2 में देखते हैं समान पदार्थ से बनी हुई विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि लकड़ी। अब देखिए यहाँ पर था कि आपको वस्तुएं के नाम दिए हुए थे और आपको बताना था कि ये किन किन चीज़ों से बनती है। अब यहाँ आपको 4.2 में बताया गया है कि अब आपको पदार्थ दे दिया गया है और उस पदार्थ से क्या क्या चीज़ बन सकती है इसके बारे में आप सोचें। जैसे लकड़ी,
लकड़ी से आप क्या क्या बना सकते हैं सोचें। कुर्सी बना सकते हैं, मेज़ बना सकते हैं, खेतों को जोतने के लिए हल बना सकते हैं, बैलगाड़ी वस्तुओं को ले लाने और ले जाने के लिए का उपयोग करने के लिए ले सकते हैं, और इनसे पहिए बना सकते हैं। और भी चीज़ सोचिए, बहुत सारे चीज़ें लकड़ियों से बनती है, उनका एक अपने नोट्स में नाम लिखें। उसी तरह हम कागज़, तो कागज़ से हम क्या क्या बना सकते हैं। आमतौर से आप जो कॉपी जो लिखते कॉपी पर लिखते हैं वो भी कागज़ का बना होता है। पुस्तकें जो आप पढ़ते हैं वो भी कागज़ से बने होते हैं। नोटबुक्स यानी जो कॉपी अभी मैंने बताया वो भी कागज़ से बने होते हैं। आप प्रतिदिन जो अखबार पढ़ते हैं वो भी जो समाचार पत्र हैं वो भी कागज़ से बने होते हैं। कुछ खिलौने भी कागज़ से बने होते हैं, जैसे चिड़िया, ये सब जो कागज़ जो मार्केट में मिलते हैं वो भी कागज़ से बने होते हैं। आप जो प्रतिदिन जो अपने कैलेंडर यानी डेट देखते हैं, तारीख देखते हैं, वो भी कागज़ से बने होते हैं। देखिए उसी तरह चमड़ा भी एक पदार्थ में है आता है। तो चमड़ा से क्या बनता है, आप प्रतिदिन जो चप्पल पे और जूते पहनते हैं उनमें भी चमड़े का उपयोग किया जाता है। उसी तरह प्लास्टिक के लिए जिस तरह से लकड़ी से बने हुए चीज़ है वैसे ही प्लास्टिक से भी बनते हैं। कुर्सी, मेज़, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। रुई से आप कपड़े भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह और सोच कर पदार्थ में अपना नाम लिखें और उनसे बनाई जाने वाली पदार्थों से बनने वाली वस्तुओं के नाम को सारणी में लिखें। चलिए आगे चलते हैं। अब है पदार्थों के गुण। अब हर पदार्थ का एक अपना गुण होता है, ठीक है। जिस तरह से लकड़ी का एक अपना गुण होता है, उसी प्रकार लोहे, स्टील, सब का अपना अपना गुण होता है। किसी पदार्थ में किसी अन्य चीज़ को हम नहीं रख सकते। जिस प्रकार द्रवों के गिलास का उपयोग द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसीलिए यदि हम अगर कपड़े का गिलास बना लें और उसमें अगर हम आधे जल भरें तो वो उसमें नहीं रह पाएगा, वो उनसे छनकर नीचे गिर जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि हर पदार्थ का एक अपना गुण होता है। इसीलिए आपको जल को रोकने के लिए आपको धातु से बनी हुई वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ग्लास, स्टील, आयरन, एल्युमिनियम, बहुत सारे। देखिए यहाँ दिखावट लिखा हुआ है। दिखावट में है कि पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लोहा तांबे से और अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है। परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है, लेकिन लकड़ी में नहीं पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि लकड़ी नॉन मेटल में आता है और ये हमें पेड़ों से प्राप्त होता है, लेकिन ये पदार्थ जो होते हैं वो हमें ग्राउंड लेवल यानी धरती के अंदर से मिलते हैं या फिर पर्वतों से हमें प्राप्त करते हैं। इसी तरह हम क्रियाकलाप तीसरा देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है विभिन्न पदार्थों गत्ता यानी कागज, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम के शीट और चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित कर लीजिए। क्या इनमें से कोई आपको चमकीला दिखाई देता है? तो आप सारे चीज़ को देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा वस्तु चमकीला हमें दिखाई, जिसमें चमक आ रही हो, वो दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो चमकीले पदार्थ को एक समूह को पृथक कीजिए, ठीक है। चमकीलों को अलग कीजिए और जो नहीं चमक रहा है वो पदार्थ वो अलग कीजिए। आप जैसे ही अपने शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को दो भागों में बांटें, ठीक है। ताजे ताजे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों के में से कुछ ताजे, कटे, पृथक, चमकीले हैं? इन वस्तुओं में चमकीले पदार्थ समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इस प्रकार की कोई चमक अथवा ध्रुति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से उसे काटिए। ऐसे आप कक्षा में जितने भी पदार्थ के साथ कर सकते हैं। तो देखिए एक बात आप जान लीजिए कि जो वस्तुओं में चमक होती है वो धातु कहलाते हैं। तो धातु में हमेशा चमक होती है। यहाँ लिखा हुआ है पदार्थ जिनमें एक प्रकार की ध्रुति होती है वे प्रायः धातु होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जिसमें ये चीज़ होगी वो धातु ही होंगे, प्रायः धातु होते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बधुता अपनी चमक खो देते हैं और ध्रुतिहीन यानी कि निष्प्रभ दिखाई देने लगते हैं।
ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रिया के कारण होता है। आप देखते होंगे कि आपके यहाँ अगर किसी चीज़ का मतलब लोहे से बने हुए सामान अगर शुरू में अगर आते हैं अपने घर में कोई भी चीज़, तो बहुत चमकीले होते हैं और खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रतिदिन ढलते ढलते साल 2 साल के बाद वो धीरे धीरे उनकी चमक मंद पड़ने लगती है। इसका मुख्य कारण ये है कि वातावरण में पाए जाने वाले वायु और नमी से अभिक्रिया करके लोहे में जंग पकड़ लेते हैं, जिसके कारण वो अपनी चमक को खो देते हैं। लेकिन इन चमक को दोबारा लाने के लिए हम उस पर घर्षण करते हैं, मतलब उसको जंग को साफ करते हैं, उसको फिर से चमका सकते हैं। देखिए यहाँ कठोरता बताया गया है। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथ से दबाते हैं तो कुछ दब जाते हैं और कुछ नहीं दबते, यानी कि कुछ को दबाना कठिन हो जाता है और कुछ आसानी से दब जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोहा, एल्युमिनियम, प्लास्टिक कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, जो उनको दबा दबा कर देखिए अपने हाथों से कि कौन सा वस्तु आसानी से दबता है और कौन सा नहीं। तो आप जानेंगे कि देखिएगा कि लोहे, एल्युमिनियम ये जो है वो आसानी से नहीं दबते। वहीं आप रबड़ का कोई वस्तु ले लीजिए, उसे आप आसानी से दबा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, धातु से बनी चाबी लीजिए तथा इसमें लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु से पृथक को खरोचने के प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, लेकिन जब अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित यानी कि दबाया जा सकता है अथवा खर्चा जा सकता है, उसे कोमल पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित यानी कि दबाया ना जा सके, यानी दबाने में कठिनाई हो, उसे कठोर वस्तु या कठोर पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए आप रुई अथवा स्पंज, कोमल, जो स्पंज आप गद्दों में आमतः देखते हैं, बेड पर बिछाया हुआ रहता है, जिसपे आप हाथ दबाने पर वो दब जाता है, उसको छोड़ने के बाद फिर अपनी आकृति में वापस लौट आता है। जबकि लकड़ी जो होती है वो कठोर होती है, वो अपनी जगह से ना हिलती है ना डूलती है। दिखावट में पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे कि ध्रुति, कठोरता, रुक्ष यानी खुदरा अथवा चिकना होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये नोट्स में आप अपने लिख ले, ताकि ये आगे चलकर इन प्रश्नों का आंसर आपको आसानी से मिल जाए। देखिए अब क्रियाकलाप 4 में विलय अथवा अविलय। विलय हम वो उसे कहते हैं कि जो पदार्थ जल में आसानी से घुल जाए, उन्हें हम विलय कहते हैं, और जो पदार्थ और वस्तुएं जल में आसानी से ना घुले या ना पूरी तरह ना घुले, उसे हम अविलय कहते हैं। तो क्रियाकलाप 4 में देखें, कुछ पदार्थ तो जैसे चीनी, नमक, चॉक पाउडर, बालू तथा लकड़ी के बुरादे, ठीक है, नमूने एकत्रित कीजिए और कांच का एक बीकर ले लीजिए या गिलास, बड़ा सा गिलास ले लीजिए, उसमें 2/3 भाग में पानी भर दीजिए, ठीक है। पहले गिलास में कुछ मात्रों में कुछ चम्मच भर के चीनी और नमक डाल के उसमें घुलाइए, ठीक है। फिर उसमें धीरे धीरे जो बाकी जो सामान है वो भी उसमें डालें। तो आप उसको हिलाने के अच्छी तरह से मिला लेने के बाद कुछ मिनटों तक उसे छोड़ दें। छोड़ने के बाद आप उसमें जांच कीजिए कि कौन सा पदार्थ जो आप डाले हैं, ये 3-4 चीज़, वो कौन कौन से पानी में विलय हुए हैं, कौन से विलय नहीं हुए हैं। और इसी तरह आप 4.3 सारणी में आप उन्हें लिख सकते हैं। जैसे कि पदार्थ में नमक, हमने नमक डाला, तो देखिए नमक जो होता है जल में विलय होते हैं, ठीक है, तो जल में पूर्णतः विलुप्त हो जाते हैं। चीनी भी अगर अच्छी तरह से उसे आप घुलाएं तो वो भी जल में पूर्णतः विलय हो जाते हैं। लेकिन आप जब इसको अच्छी तरह से नहीं मिलाएंगे तो ये नमक से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए ये बेस में जाके बैठ सकते हैं, यानी कि पानी के तल में बैठ सकते हैं। लेकिन जब इसे अच्छी तरह आप घुला दीजिएगा तो ये भी जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर आप पदार्थ बालू को लीजिएगा, उसे आप कितनी भी पानी में मिश्रित कीजिए वो नहीं विलय होगा, वो आखिरकार घुल कर आप जमीन में यानी कि पानी के तल में जाकर बैठ जाएगा। यहीं पर आपके चॉक पाउडर का है। चॉक पाउडर एक ऐसा पदार्थ है जिसको अगर वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में है तो वो पानी में घुलतेगा तो ज़रूर, लेकिन जब वो धीरे धीरे आप उसे छोड़ दीजिएगा तो उसके जो छोटे छोटे भारी कण हैं वो पानी के तल में जाकर बैठ जाएंगे। वहीं आप लकड़ी के बुरादे का पदार्थ के लीजिए, वो भी धीरे धीरे जाकर पानी के बेस में जाकर बैठ जाएंगे।
इससे आपको पता चलता है कि कौन सा पदार्थ विलेय है और कौन सा पदार्थ अविलेय है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, यहां लिखा है, देखिए, यह आप पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अर्थात घुल गए हैं। हम उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। ठीक है, अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में विलोड़ित करते समय भी लुप्त नहीं होते, ऐसे पदार्थ को अविलेय कहते हैं। यानी ये कह रहा है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि बहुत देर तक उसमें घुलाने के बाद, उसमें मिक्सिंग करने के बाद भी वो जल में विलय नहीं होते, उसे अविलेय कहते हैं। चूँकि जल बहुत से पदार्थों से विलय कर सकता है, इसीलिए हमारे शरीर के प्रकारों में से इन्हीं एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलय हो जाते हैं? तो आप सोचिए, ये क्या द्रव जल में विलय हो सकता है या नहीं, और हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिए। देखिए आगे चलते हैं क्रियाकलाप 5 में। सिरका यानी कि चीनी, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, ठीक है, मिट्टी का तेल अथवा किसी द्रव के नमूने को एकत्रित कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए और उसमें आधा गिलास पानी भरिए और सारे चीज़ को एक एक चम्मच उसमें डालिए। भांति भांति उसमें विलोलित कीजिए, यानी उसमें मिक्सिंग कीजिए। 5 मिनट तक के लिए उसको छोड़ दीजिए और परीक्षक कीजिए, यानी कि जांच कीजिए कि उसमें कौन कौन सी वस्तु उसमें घुली है या नहीं घुली है। तो देखिए, इसमें पहला है सिरका का नाम लिया गया है। तो आप जानते ही हैं कि चीनी पानी में आसानी से विलय हो जाती है। नींबू का रस ये भी पानी में विलय हो जाएगा। सरसों का तेल पानी में विलय नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि फैट कभी भी पानी में विलय नहीं होता। उसी तरह नारियल का तेल ये भी एक प्रकार का फैट है और फैट कभी पानी में मिश्रित नहीं होता। मिट्टी का तेल ये भी पानी में विलय नहीं होगा, ये भी पानी के ऊपर तैरने लगेगा। या किसी तरह का आप अगर तेल का प्रयोग करते हैं तो वो पानी में मिक्सिंग नहीं होता। यहाँ लिखा है, हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते, कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पे अपनी पृथक परत बना लेते हैं। यानी तेल है जो पानी के सरफेस के ऊपर तैरने लगता है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहीं पे जो मैंने बताया वही आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, सिरका भाली भांति मिश्रित, नींबू का रस ये भी पानी में घुलनशील होता है। सरसों का तेल ये घुलनशील नहीं होगा, ये पानी के सतह पर तैरने लगेगा। नारियल का तेल भी इस पानी के सतह पर तैरने लगेगा। केरोसिन का तेल भी आपको पानी के सरफेस पे तैरने लगेगा। ठीक है, यानी कि ये जो नींबू के रस के बाद जो तीनों चीज़ें हैं ये जल में अविलय है, और नींबू और का रस और सिरका जल में पूर्णतः विलय हो जाते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है, वस्तुएं जल में तैर या अथवा डूब सकती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें आपको सोचना होगा कि कौन सी वस्तुएं जल में तैर सकती है और कौन सी वस्तुएं जल में नहीं तैर सकती है, जिसमें कि लोहा, एल्युमिनियम या छोटे छोटे जो धातुओं के जो कठोर पदार्थ होते हैं वो पानी में नहीं तैरते। तो आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी जो लोहे के जहाज है वो पानी में कैसे तैरने लगती है। तो आपको बता दें कि ये लोहे के जो बड़े बड़े जो समुद्री जहाज होते हैं उनका आकार बहुत बड़ा होता है और वो पानी के बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं, जिसके कारण वो पानी में नहीं डूबते। लेकिन ये जो हमारा जो घर के जो छोटे छोटे हम लोग लोहे के कील या फिर कोई छोटा सा लोहा का स्टिक, एल्युमिनियम का स्टिक है, ये पानी में जब डालते हैं तो वो जल का मात्र थोड़ी सी जगह को घेरते हैं, जिसके कारण वो पानी में आसानी से डूब जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्रियाकलाप 4 और 5 की तरह इसमें भी कुछ करना है या नहीं। तो आप एक क्या कीजिए कि कुछ पदार्थ ले लीजिए। ठीक है, जैसे कुछ सामान, घर के ही जो सामान है उसको एकत्रित कीजिए, यानी कि जैसे सूखी हुई पत्तियां, कंकड़ तालाब में आप फेंकिए और चेक कीजिए क्या वो पानी में तैर रहे हैं या डूब जाते हैं। ठीक है, कुछ शहद की बूंदें आप लीजिए, उसे भी आप पानी में डालकर देखें और चेक करें क्या वो पानी में तैर रहे हैं या पानी में डूब जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जो हल्की वस्तुएं होती हैं वो पानी में आसानी से तैरने लगती हैं और जो भारी वस्तुएं होती हैं वो पानी में तैरती नहीं हैं। ठीक है, जैसे कि आप प्लास्टिक के कोई भी चीज़ ले लीजिए, प्लास्टिक को आप कितना भी पानी में डुबो दें
वो तैरने लगता है। अब है पारदर्शिता, यानी कि किसी भी वस्तु से आर पार देखने की चीज़ को, यानी जो इस वस्तु से हम एक ओर से दूसरी ओर आसानी से देख लेते हैं उसे हम पारदर्शिता कहते हैं। जैसे कि हम कांच के शीशे की बात करते हैं, कांच के जो मिरर होते हैं या फिर खिड़कियां होती है, उससे हम आर पार देख सकते हैं। लेकिन आप सोचते होंगे मिरर में तो हम आर पार नहीं देखते, लेकिन क्या किया जाता है कि मिरर के दूसरी तरफ एक पेंट कर सिल्वर कलर का पेंट कर दिया जाता है, जिसके कारण हमारा ही प्रतिबिंब हमें वापस दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ देखिए, आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए आप खेलते समय छिपना चाहते हैं तथा दूसरों को दिखाई ना दे। आपके इस स्थान को ही क्यों चुना? ठीक है, आप सोचते होंगे, सोचिए कि आप जब लुका छिपी खेलते हैं तो उस समय आप चाहते हैं कि हमें कोई न देख पाए, तो आप ऐसे स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़कियां को छिपने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर पीछे छुपेंगे तो हम आसानी से दिखाई दे देंगे, क्योंकि शीशा पारदर्शी होता है। ठीक है, तो उन पदार्थों तथा अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सके उन्हें पारदर्शी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक के पदार्थ। ठीक है, प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ अथवा खाद्य पदार्थ कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पदार्थों में अधिक रखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनमें रखी हुई वस्तुओं को आसानी से देखा जाता है और वहाँ के जो ग्राहक वहाँ से गुजरते हैं वो उनको भी सहायता होती है कि वो आसानी से देखकर उन्हें पहचान कर उनकी क्वालिटी को अच्छे से समझकर खरीद सके। चलिए इसी तरह हम आगे देखते हैं। इसी प्रकार इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को हम अपारदर्शी कहते हैं, तो इन्हें आप अंडरलाइन कर लें। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर रखे हैं। लकड़ी का गत्ता अथवा धातुएं अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। ठीक है, इसीलिए आप क्रियाकलाप 6 में देखिए, क्रियाकलाप 6 में क्या बोला है? कागज की शीट लीजिए और इनसे होकर किसी भी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में आपको परीक्षण का नोट कीजिए और 2-3 बूंद खाने का तेल अथवा मक्खन डालकर फैलाइए, माने कागज पे आप फैलाइए और इस भाग पे जो तेल पर लगा हुआ है उसके प्रतिदीप्त बॉल दोबारा से ध्यान से देखें। देखिए, इसमें करने के लिए बोला है कि एक आप गत्ते लीजिए, यानी कि पन्ना लीजिए, वाइट कलर का पेज लीजिए, उसे क्या कीजिए कि आप बल्ब के सामने रखिए, मतलब बल्ब से थोड़ा सा दूर, उससे देखिए कि बल्ब का प्रकाश आर पार दिख रहा है या नहीं। उसके बाद आप उस पर क्या कीजिए, किसी भी तरह का फैट यानी कि तेल, मक्खन कुछ भी हो, या फिर आप घर में आपके सरसों का ही तेल होगा या नारियल का तेल होगा, उस पर 2-3 बूंद डालकर उसको जब अच्छी तरह से फैलाकर फिर उसे दोबारा बल्ब के सामने जब देखिए तो आपको पता चलेगा कि बल्ब के कुछ प्रकाश तेल लगने के बाद कागज से आर पार आने लगे हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जब नॉर्मली रूप से आप पेज रखे हुए थे तो प्रकाश के लिए वो कागज अपारदर्शी था। ठीक है, और जब तेल लगा दिए तो थोड़ी थोड़ी प्रकाश उससे आर पार होने लगी। इस तरह के पदार्थ को हम पारभासी कहते हैं, जिससे कि प्रकाश की कुछ अंश उस पदार्थ या उस वस्तु से आर पार हो जा सकती है, उसे हम पारभासी वस्तुएं या पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं देखे सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं कर सकते, उन्हें हम पारभासी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अब देखिए, कभी कभी आपने जो घर में हमारे टॉर्च होते हैं उन पर हाथ रखते, उन पर देखिए यहाँ जैसे रखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए हाथ रखे तो देखेंगे कि प्रकाश का कुछ अंश है जो हमारे हाथों से ऊपर आने लगता है, जैसे कि चमकने रेड कलर का दिखने लगता है। इससे आप समझ सकते हैं कि पारभासी किसे कहते हैं। ठीक है, हाँ देखें, एक बार देख लेते हैं। पहेली, यानी एक छात्रा है, किसी अंधेरे स्थान पर टॉर्च को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करने पर क्या होता है,
हथेली के दूसरी ओर प्रेक्षण कीजिए कि वह जानना चाहती थी क्या हथेली अपारदर्शी है या पारदर्शी या परभासी। ठीक है, तो हमने यह सीखा कि पदार्थ की अपनी भिन्न दिखावट होती है। इसके जल अथवा अन्य द्रव मिश्रित होने पर अलग अलग भिन्नता होती है। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, परभासी और पारभासी भी होते हैं। ठीक है, यानी कि सीधी तौर पे ये है कि हर पदार्थ का एक अपना गुण होता है। हर पदार्थ में कुछ मिलावट करने पर उसका गुण में चेंजिंग आ जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है। कुछ पदार्थ पारदर्शी होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, पारभासी होते हैं। कुछ वस्तुएं जल में घुलनशील होते हैं, कुछ घुलनशील नहीं होते हैं। कुछ वस्तुएं जल में तैर सकती है, कुछ डूब सकती है। ठीक है, तो इन वस्तुओं में आप जान गए कि हर वस्तु का एक अपना अपना गुण होता है और अपना अपना एक विविधता होती है, यानी कि हर वस्तु में अलग एक विविधता होती है, अपना अपना गुण होता है। देखिए, हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, आपको एक सवाल आता होगा कि हम हर पदार्थों को अपना एक समूह में क्यों रखते हैं। दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूहन सुविधा के लिए करते हैं। जैसे कि आप ऐसा नहीं करते हैं कि आप लोहे के चीज़ में कांच का वस्तु रख दें या कांच के वस्तु में लोहे का वस्तु रख दें, ऐसा नहीं हम लोग करते हैं। जहाँ हम घरों में देखते हैं, अगर माँ जो हमारी होती हैं किचन में जो रेक बने होते हैं उस पर जब कांच के जो बर्तन होते हैं वो कांच के एक रेक में रखा होता है। जो वस्तुएं स्टील की बनी होती है वो स्टील में रखा होता है। जो खाना बनाने की जो वस्तुएं होती हैं वो एक साइड में रखा होता है। खाना पकाने का जो वस्तुएं होते हैं वो भी एक जगह अलग अलग जगहों पर रखा है। सब्जियों का अगर आप बात कर ले तो सब्जियां भी एक टोकरी में अलग जगह रखी होती है। ऐसा नहीं कि आटे चावल में हम सब्जी को मिक्स कर देते हैं। तो हम लोग सुविधा के लिए कि आसानी से उसे देख सके, अच्छी तरह समझ सकें, ठीक है, आसानी तरह से वो वस्तुएं हमें प्राप्त हो जाए। जनरली आप देखें, एक बात गेस किए होंगे कि जो हमारे यहाँ जो दुकानदारें होते हैं वो क्या करते हैं कि सभी प्रायः बिस्कुटों को अपनी दुकान को एक कोने में रखते हैं, सभी सामानों को अन्य स्थानों पर, जबकि कि अनाज और दालों को किसी भंडारण स्थान पर रख देते हैं। ठीक है, आप खासकर देखें, अगर नहीं पता तो आप कभी बाजार से कोई सामान खरीदने जाए तो उस पर ध्यान दें। इस प्रकार समूह के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार के समूहों में बंटवारा तथा गुणों को अध्ययन तथा गुणों के किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। ठीक है, यानी पैटर्न, यानी कोई भी चीज़ अगर बिस्कुट में दो चीज़ रखा हुआ तो आपको पता चल जाए कि हाँ, इसमें जितने भी चीज़ रखे हुए हैं वो बिस्कुट्स हैं। अगर वो किसी साबुन का अगर एक जगह रखा हुआ है, ढेर रखा हुआ है, तो आपको पता चल जाए कि हाँ, इस जगह पर साबुन रखा हुआ है। जिसी तरह से आप मेडिसिन की दुकान में जाते हैं, अगर उससे किसी तरह का मेडिसिन मांगते हैं तो वो धड़ाक से किसी एक रेक पर, पर्सनली रेक पर जाता है और वहाँ से वो मेडिसिन निकाल लेता है। तो वो क्या करता है कि जिस भी कंपनी या जिस भी बीमारी का जो मेडिसिन होते हैं वो किसी एक खास जगह पर रखता है, सब जगह रखता है, ताकि जब जिस बीमारी को वो उसे बताएंगे उसी बीमारी का वो टैबलेट या मेडिसिन जो भी हो वो आपको दे सके। ये भी चैप्टर समाप्त हो गया है। यहाँ देखिए कुछ प्रमुख शब्द हैं, इसे आप दोहरा लें। जैसे कठोर, अविलय, जो वस्तुएं को आसानी से दबा नहीं सकते उसे कठोर कहते हैं। जो पानी में आसानी से ना घुल सके या ना घुले उसे अविलय कहते हैं। ध्रुतित यानी चमकीला, जो वस्तुओं में चमक होती, पदार्थ में चमक होते हैं उन्हें हम ध्रुतित वस्तुएं कहते हैं। पदार्थ विभिन्न प्रकार के होते हैं, कुछ धातु के होते हैं, कुछ अधातु के होते हैं। धातु प्रायः चमकीले और कठोर होते हैं। अपारदर्शी, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार ना हो सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, जिस वस्तु पदार्थ में खुदड़ापन हो उसे हम रुद्र कहते हैं। विलय, जो वस्तुएं या पदार्थ पानी में आसानी से घुल जाए उसे विलय कहते हैं। परभासी, जिस वस्तुएं से प्रकाश का कुछ अंश आर पार हो सके उसे परभासी कहते हैं। पारदर्शी उसे कहते हैं जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार आसानी से हो सके उसे हम पारदर्शी कहते हैं। और देखिए यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्सों को कभी नहीं छोड़ें। इन पॉइंट्सों को हमेशा जो सारांश में दिया होता है उसे हमेशा अपने नोट्स बुक में लिख लें। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं।
हमारे चारों ओर की वस्तुओं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। ठीक है, किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सारे वस्तुओं को निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ इसकी बनाना संभव हो सकता है अथवा विभिन्न पदार्थ को बनाया भी जा सकता है। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि अगर एक वस्तु को अगर उपयोग हम कई वस्तुओं में बनाने के लिए कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे भी वस्तुएं होती हैं जिनसे सिर्फ हम एक ही वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारे वस्तुओं को मिलाकर एक वस्तु का हम निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को गुण भिन्न भिन्न होते हैं, यानी हर पदार्थ का एक अपना ही गुण होता है और अलग अलग भिन्न होता है। तो कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर और कुछ कोमल लगते हैं। ठीक है, कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं तो कुछ अविलय होते हैं। ये सबका आप लिखकर वहाँ नाम लिखें कि कौन सा विलय है, कौन सा विलय नहीं है, कौन सा कठोर है, कौन सा कठोर नहीं है। ठीक है, सबका एक सारणी बनाएं। कुछ पदार्थों जैसे कांच पारदर्शी होते हैं तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ियाँ धातुएं पारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ परभासी भी होते हैं। पदार्थ अनेक गुणों में समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर बांटा जा सकता है। वस्तुओं को सुविधा तथा अनेकों गुणों को अध्ययन करने के लिए एक साथ समूहित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि आपको किसी भी चीज़ का अध्ययन करना होता है तो उसे एक समूह में रखा जाता है। ठीक है, इस तरह से हमें किसी भी वस्तु को अध्ययन करने में आसानी होती है। तो इसी प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। आप सारे प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ लकड़ियों को बनाने जाने वाली 5 वस्तुएं के नाम लिखें। ठीक है, बेंच, कुर्सी, पलंग, चौकी, बहुत सारे वस्तुएं हैं। चमकदार वस्तुओं को नाम लिखिए जो पदार्थ में है, जो मेटल है, नॉन मेटल है, उसका भी अलग अलग सारणी बताएं। फिर वस्तुएं और पदार्थ ये सब है, ये वस्तुएं हैं, पदार्थ है, इसमें सब छाट के बताइए कि कौन सा पदार्थ कौन सा धातु है। ठीक है, ये सब है, इसमें कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, इसको बारे में बता कीजिए। कुछ नीचे दिए गए शॉर्टकट नाम दिए गए हैं, उनके बारे में आप लिखिए। इस तरह सारे प्रश्नों को उत्तर अपने नोट्स बुक में लिखें, और जो भी प्रश्न आपको का आंसर नहीं आता है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपको अगली कक्षा में उसका आंसर आपको बताएंगे। तो इस तरह से आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो जो आए वो आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।